भी आपका स्वागत करता है। आज मैं फिजिक्स का लाइट चैप्टर को सेलेक्ट की हूँ। ठीक है, लाइट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग सारे स्टेट्स एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लाइट को देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में जानते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है जो खुद तो इनविजिबल होता है, लेकिन जो किसी वस्तु है तो वस्तु पे जैसे ही वो पड़ता है तो कुछ पार्ट्स उसके ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और जिस पार्ट्स को वो क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, वो हमारे रेटिना पर पड़ता है, जिसके कारण किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो जो जिस लाइट को वो परावर्तित करते हैं, जैसे पत्ती को देखेंगे, पत्ती हरा रंग दिखती है क्योंकि जितने लाइट्स जो जाते हैं तो सारे कलर्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। केवल ग्रीन जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, परावर्तित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण उसे क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मेरे रेटिना द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और वो ग्रीन कलर में दिखता है। उसी तरह से गुलाब भी देखा जाए तो वो रेड कलर का है, तो वो उसको देखने के लिए क्या है, प्रकाश जो है उसको विजिबल बनाता है। तो ये सब क्या होते हैं, वस्तु को दृश्यमान बनाने के लिए, वस्तु को विजिबल बनाने के लिए ये लाइट बहुत जरूरी है। खुद तो इनविजिबल होता है, ठीक है, लेकिन लाइट क्या करता है, किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या होता है, एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, लाइट जो होता है उसकी प्रकृति देखें तो वो ड्यूअल नेचर शो करता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट्स। ठीक है, ये दो तरह की प्रकृति शो करता है। एक कण की तरह प्रकृति शो करता है, दूसरा तरंग की तरह। ठीक है, कण मतलब पार्टिकल नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी, और वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर कौन दिए थे, कण सिद्धांत किसने दिया था, कि किसने कहा कि जो लाइट्स जो होते हैं वो कण के रूप में मूवमेंट करता है, वो न्यूटन के द्वारा, न्यूटन का श्रेय जाता है। ठीक है, वैसे तो दकार्ते का भी नाम आता है, दकार्ते जो है उन्होंने ऐसा बात पहले कहा था, लेकिन इसको डिस्क्राइब इन्होंने अच्छे से किया था न्यूटन ने, तो इसीलिए न्यूटन को ही श्रेय जाता है कि जो कण जो सिद्धांत है, प्रकाश का कण सिद्धांत जो है, प्रकाश का कण थ्योरी, जो पार्टिकल थ्योरी दिए हैं कि प्रकाश एक कण की तरह आगे बढ़ता है, वो किसने कहा, न्यूटन ने, न्यूटन को नाम जाता है। और वेव नेचर कहा गया, वो किसके द्वारा कहा गया, हाइगेंस। ठीक है, हाइगेंस 1678 में हाइगेंस ने क्या कहा कि ये वेव नेचर भी शो करता है। वेव नेचर में भी किस तरह का वेव नेचर, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग, जो हम वेव नेचर हीट एंड वेव जब पढ़े थे वहां पे भी हमने देखा था कि दो तरह के तरंगे होती है, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे दो तरह के होते हैं, एक अनुप्रस्थ होते हैं, एक अनुदैर्घ्य होते हैं। तो ये किस तरह का तरंग होता है, अनुप्रस्थ। तो वहां मैंने बताया था क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग, तो ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ठीक है, तो जनरली वेव है, और इसमें देखा गया कि जो लाइट्स होते हैं तो लाइट्स को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा था विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं वो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस तरह का तरंग है, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये निर्वात में भी चलेगा, और निर्वात में ही इसका जो वेलोसिटी देखा जाए, इसका वेग देखा जाए, वो बहुत ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप चेंज करना चाहेंगे किलोमीटर में तो ये आएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आपका एक चेंज करने के लिए हो सकता है, आगे पूछा जा सके। तो निर्वात में इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। जब चेंज करेंगे इसको तो 5 में आ जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रकाश जो है वो एक तरह का ऊर्जा का रूप है। ठीक है, एनर्जी का रूप है, जो किसी वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान बनता है। किसी वस्तु पर जैसे ही लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो जिस कलर को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो हमारी रेटिना पर पड़ता है, जिसके कारण उसे हम देख पाते हैं। ठीक है, और ये किस तरह का नेचर शो करता है, द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट्स होते हैं, दो तरह का प्रकृति शो करता है, एक कण पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर भी शो करता है। कण पार्टिकल नेचर किसने दिया, न्यूटन के द्वारा दिया गया, और वेव नेचर किसके द्वारा दिया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स किसके द्वारा दिया गया, हाइगेंस के द्वारा। वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स जो है तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, और तरंग में भी किस तरह का तरंग है, एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, और उसमें भी किस तरह का है, तो अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ठीक है, और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद देखा जाए पानी में होती है, फिर कांच में। इसमें होता है 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड, अभी निकाले 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि कांच में देखेंगे तो इसका वेग हो जाता है आपका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम पानी में, उससे भी कम आपका कांच में होता है। सबसे पहले वेग, जो प्रकाश का वेग की गणना किसने किया था, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो जनरली ध्यान रखेंगे, रोमन वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना की गई थी। यहाँ पे एक और चीज है, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत बोला गया आइंस्टीन के द्वारा 1905 में दिया गया क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत में क्या कहा कि जो लाइट्स होते हैं वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडल के रूप में, एनर्जी के बंडल के, एनर्जी पैकेट के रूप में वो होते हैं, ठीक है। ऊर्जा बंडल के रूप में होते हैं, एनर्जी पैकेट के रूप में वो आपके रहते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया, फोटोन। फोटोन, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। जो ऊर्जा, जो आपको देखा जाए, जो लाइट्स जो चलते हैं वो एक तरह से, इस तरह से एनर्जी के बंडल के रूप में ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फोटोन्स, इसको नाम दिया गया, फिर आगे नाम दिया गया फोटोन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये सब आपके बेसिक चीज है। अब देखते हैं कि सूर्य की जो लाइट होते हैं वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, कहीं आपका देता है 8 मिनट 20 सेकंड और कहीं देता है 8 मिनट 16 सेकंड, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके आंसर है। फिर उसी तरह से पूछता है कि चंद्रमा का जो लाइट है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.28 सेकंड और कहीं कहीं 1.3 सेकंड देता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान रखेंगे मीडियम, जो मीडियम होते हैं, माध्यम जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक सघन माध्यम जिसे डेंसर मीडियम कहते हैं और दूसरा विरल माध्यम, रेयर मीडियम कहते हैं। सघन माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश के चाल जनरली क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। प्रकाश जब पार होगा तो वहां प्रकाश के चाल क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। और विरल माध्यम वो होते हैं जहां पर आपकी प्रकाश का चाल बढ़ जाता है। और जनरली डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक अधिक होता है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है। सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, जबकि विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड का है या 8 मिनट 16 सेकंड का है या 8 मिनट 20 सेकंड का है। उसी तरह से चंद्रमा के बारे में पूछेगा तो 1.28 सेकंड का है या फिर 1.3 सेकंड, ये आपके आंसर होंगे। माध्यम 2 तरह के होते हैं, एक डेंसर मीडियम जिसे सघन माध्यम कहते हैं और दूसरा रेयर मीडियम, विरल माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, घट जाती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जनरली बढ़ जाती है। सघन माध्यम में जो देखा जाए अपवर्तनांक उसका क्या होता है, अधिक होता है, जबकि विरल माध्यम का देखा जाए तो अपवर्तनांक जनरली कम होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का फ्रीक्वेंसी या प्रकाश का वेवलेंथ और प्रकाश का वेग, इसमें पूछता है कि कौन सा बदलता है और कौन नहीं बदलता है, ठीक है। माध्यम बदलता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा रेयर मीडियम है और आप हवा के सापेक्ष पानी में जाएंगे, उससे डेंसर मीडियम है। उसी तरह से पानी और सॉलिड कोई कांच में जाएंगे तो पानी आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। पानी कांच के माध्यम से और पानी के माध्यम से देगा तो कांच के सापेक्ष आपका पानी देखा जाए रेयर मीडियम है, जबकि कांच क्या है, डेंसर मीडियम है। तो अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाए या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाए, माध्यम चेंज होने पर माध्यम चेंज होगा। माध्यम अगर बदल रहा है तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग आएगा, आवृत्ति में चेंज आएगा, वेवलेंथ में चेंज आएगा कि वेग में चेंज आएगा, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि माध्यम बदलेगा तो आपका वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ आपके बदले लेंगे। वेवलेंथ मतलब क्या होते हैं, तरंग दैर्घ्य आपके क्या होंगे, चेंज होता है, तरंग दैर्घ्य चेंज होता है। साथ ही तरंग दैर्घ्य चेंज होता है तो वेग भी चेंज होता है, उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड जो है वो भी चेंज होता है, स्पीड भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी ध्यान रखेंगे वो चेंज नहीं होता, आवृत्ति जो होते हैं उसका चेंज नहीं होता है। आवृत्ति जो होते हैं प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है कि प्रकाश के किस सोर्स से प्राप्त हुआ है, वो जनरली माध्यम चेंज होने से बदलता नहीं है। तो पूछता है बार बार, बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन आपके पहले पूछा है कि जब आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या आपकी चेंजिंग आते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके तरंग चेंज होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन उसके आवृत्ति में चेंजिंग नहीं आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर अब ध्यान रखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब प्रकाश आपकी धूल कण में पड़ता है,
ठीक है, जब प्रकाश पार होता है और धूलकण में पड़ता है तो उससे क्या होता है, प्रकाश का बिखराव होता है, प्रकाश क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, स्कैटरिंग करना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। ठीक है, क्या बोले कि प्रकाश जब पार होता है और धूलकण से जब पार होने लगता है तो वो क्या होता है कि उसका बिखराव होता है। बिखराव होना ये क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से कि जनरली देखा गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन से सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले वो जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद दोनों टाइम देखा जाता है कि सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। वो किसके कारण, तो जनरली प्रकाश के प्रकीर्णन, धूलकण के कारण बिखराव होता है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। साथ ही चंद्रमा से जो है अंतरिक्ष जो है यात्री अगर देखते हैं, चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री आसमान को देखते हैं तो जनरली काला दिखता है। काला क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन नहीं हो पाता, वहां धूलकण नहीं होते, जिसके कारण वहां क्या होते हैं, बिखराव नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, प्रकीर्णन संभव नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, वहां पर काले दिखते हैं। तो चंद्रमा में जो चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री जब आसमान को देखते हैं तो वो क्या दिखता है, काला। क्यों, क्योंकि वहां का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि उस समय आपका जो सूर्य है वो किस तरह का लाल क्यों दिखता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जनरली एक क्वेश्चन बनता है कि रेड लाइट का, आप यहाँ देखेंगे, आगे चल के देखेंगे कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण वो क्या होता है, बिखराव उसका कम होता है, बिखराव जो है उसका फैलाव जो है तो फैलना वो कम होता है। इसीलिए इसका क्वेश्चन बनता है कि रेड लाइट का खतरे के सिग्नल में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसके लैम्डा ज्यादा होते हैं, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य ज्यादा होते हैं, और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण इसका बिखराव कम होता है। ठीक है, इसका फैलाव कम होता है और इसलिए इसे खतरा के सिग्नल में यूज किए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये देखा जाए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, जब व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो आपके 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं, 7 कलर में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, भिबग्योर, ठीक है, भिबग्योर या बैजानी हा पी नाला। ठीक है, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसके कलर में टूट जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं। क्या बोले कि जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर में टूट जाता है। ठीक है, और 7 कलर में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वायलेट है, बैगनी है। ठीक है, तो बैगनी का जो है यहाँ पे देखा जाए कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, वो देखेंगे और उसी तरह से इसका देखेंगे। तो ध्यान रखें कि बैगनी का जो वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखा जाए रेड का वो होता है आपके क्या, 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनरली बैगनी का जो है वो बिखराव ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, विचलित होता है, सबसे ज्यादा विचलित जाना चाहिए इधर, लेकिन विचलन यहाँ पे देखिए बहुत दूरी पे हुआ है। ठीक है, बैगनी का सबसे ज्यादा विचलित होता है, सबसे ज्यादा डाइवर्ट होता है अपने पास से, इसलिए इसका जनरली बिखराव क्या होते हैं, आपका ज्यादा होता है। बैगनी का बिखराव क्या होता है, ज्यादा होता है, और रेड का बिखराव कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि बैगनी का वेवलेंथ क्या होते हैं, कम होते हैं, और रेड का वेवलेंथ ज्यादा होते हैं। फ्रीक्वेंसी में बात किया जाए, मतलब आवृत्ति में, तो आवृत्ति उल्टा हो जाता है, आवृत्ति इसका कम होता है और इसका आवृत्ति आपके ज्यादा होते हैं, आवृत्ति ज्यादा होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कुछ लाइट के, जिसमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ये सब आगे देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, तो जब कभी लाइट किसी चिकनी सतह से क्या होता है, टकराती है, चिकनी सतह से टकराती है। ठीक है, और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये जो आपके प्रकाश जो है ये आपके आए इस चिकनी सतह पर, ये सरफेस है, ये तल है। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, मतलब आपतन किरण, आपतित किरण भी कह सकते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और ये जो रे आपकी वापस जो लौटी, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण, मतलब वापस जो लौट रही है, तो लौटी हुई किरण क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ जो इस बिंदु पर जो मिला, यहाँ से हम विलंब खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल से हम जनरली नॉर्मल इसलिए खींचते हैं, ये 90 डिग्री
नॉर्मल इसलिए खींचते हैं कि इसके बीच एंगल मेजरमेंट के लिए, एंगल को मापने के लिए। तो नॉर्मल से आपके ये इंसिडेंट रे के बीच क्या एंगल कहलाता है, एंगल आई, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंस एंगल कह सकते हैं, मतलब आप ये आपतन कोण, ठीक है। और ये नॉर्मल से आपका परावर्तित किरण के बीच का कोण आपके आर से शो करते हैं, ठीक है, मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली देखिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, परावर्तन क्या कहलाता है लाइट का, कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से क्या होती है, टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जनरली जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और जो किरण जाती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है। और इसे आपके नॉर्मल इस बिंदु पर क्या करते हैं, नॉर्मल खींचते हैं, 90 डिग्री खींचते हैं, और इस नॉर्मल से हम इंसिडेंट रे के बीच का एंगल देखेंगे, इंसिडेंस एंगल कहलाता है ये, मतलब ये आपके आपतन कोण कहलाता है, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल कह सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। तो जनरली ये जो होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक तरफ जो है मिरर, ये जो किया जाता है, एक तरफ आपका कलई किया जाता है। जनरली ये हम जो देखते हैं, परावर्तन देखते हैं, तो जनरली हम दर्पण में देखेंगे, दर्पण के थ्रू देखते हैं, दर्पण मतलब मिरर, ठीक है। जनरली मिरर जो होते हैं उसको कलई किया जाता है, एक तरफ से पेंट किया जाता है, और पेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से ये जनरली पेंट किया जाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके फिर देखेंगे कि आपके दर्पण में भी 3 तरह का पढ़ना है हमको। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखना है कि कॉन्केव जो होते हैं, मतलब अवतल दर्पण में क्या होता है, ठीक है। और फिर उस तरह से आपके उत्तल कॉन्वेक्स दर्पण में क्या होता है। तो ये हमने क्या देखा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं उसमें क्या होते हैं कि ये आपके जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है, इसमें नियम क्या होता है कि जब कोई लाइट आपके इंसिडेंट हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और उसी माध्यम में वापस हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू हमेशा एंगल आर होते हैं, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन का नियम कहलाता है, ठीक है, कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। और जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल पे होंगे, एक ही तल पे होते हैं, मतलब एक रेखीय होते हैं, ठीक है, एक रेखीय होते हैं, ठीक है। ये इसका नियम है लाइट के रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं कि आपकी कोई भी लाइट आपकी चिकनी सतह पे टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और यहाँ पे आपके इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये जो तीनों होते हैं, आपतित कोण, आपतन बिंदु देखा जाए, ठीक है, और ये परावर्तित बिंदु, मतलब ये वाला तीनों कोण क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं, ठीक है, एक रेखीय होते हैं, ठीक है। अब जो परावर्तन देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं, दर्पण के थ्रू देखते हैं, मिरर के थ्रू। और इस मिरर को एक तरफ क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, कलाई किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से। तो मिरर में भी हम देखेंगे 3 तरह से, समतल दर्पण में क्या होता है, किस तरह से आपके रिफ्लेक्शन होते हैं, फिर अवतल दर्पण में देखेंगे कॉनकेव में किस तरह से होता है, ठीक है, प्लेन में किस तरह से होता है, प्लेन मिरर में, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से होता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है, तो इसको देखें। तो प्लेन मिरर जो होते हैं समतल दर्पण, तो जनरली ध्यान रखेंगे वही फॉलो होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समतल दर्पण जनरली जो होते हैं उसके परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं, रिफ्लेक्टेड जो सरफेस होते हैं वो किस तरह का होता है, जनरली प्लेन होता है। वो सरफेस जो होते हैं वो किस तरह का होता है, प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन होगा। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड पर जो सरफेस है वो प्लेन होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपके प्लेन मिरर, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं, आभासी होते हैं, ठीक है, वर्चुअल होते हैं और सीधा होता है, ठीक है, सीधा होते हैं, वर्चुअल होता है और सीधा होता है। साथ ही इसका जो आकार होता है वो वस्तु का जितना साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी साइज होगा, ठीक है, मतलब इमेज का साइज जो होते हैं वो वस्तु के साइज के बराबर होता है, ठीक है। अब देखा जाए जो प्रतिबिंब होते हैं, इमेज होते हैं, वो दर्पण से उतना ही दूरी पर बनते हैं जितना ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, तो यहाँ से आपके x दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज भी
कहाँ बनेगा, एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा इमेज, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब जो बनेंगे दर्पण से उतने ही दूरी पे बनेंगे, ये ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है और ये इमेज है, ठीक है। तो इमेज उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पर आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो इस समतल दर्पण का पूछता है कि साइज कितना होना चाहिए मिनिमम, तो वस्तु के साइज का आधा होना चाहिए, ठीक है, जितना ये ऑब्जेक्ट का साइज है उसका आधा होना चाहिए। पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण की लंबाई होना चाहिए वस्तु के साइज का आधा होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। अगर फिर उसके बाद बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर वस्तु की चाल v है, मतलब ये v स्पीड से अगर मिरर के पास जा रहा है तो जो इमेज है वो आपको प्रतीत होगा 2v स्पीड से आपकी ओर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये v मतलब दुगना स्पीड से, जितना स्पीड इधर है ऑब्जेक्ट का, इमेज का आपका 2v प्रतीत होगा, मतलब दुगना स्पीड आपका बढ़ेगा, ठीक है, दुगना स्पीड आपको प्रतीत होगा। तो अभी तक क्या देखें कि समतल दर्पण क्या कहलाता है, प्लेन मिरर क्या कहलाता है, तो वो मिरर, ठीक है, जिसके परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं, मतलब जिसमें रिफ्लेक्टेड जो सरफेस होते हैं वो प्लेन होते हैं, समतल होते हैं, तो वो कहलाता है समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण में जैसे इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल जो पहले पढ़े थे वो बराबर होते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं, आभासी होते हैं और सीधा होता है, ठीक है। इसके जो आकार होते हैं वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, वस्तु के बराबर होता है। साथ ही इसमें प्रतिबिंब जो है जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। साथ ही पूरा प्रतिबिंब किसी ऑब्जेक्ट का देखना है तो समतल दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए, मतलब साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का आधे होने चाहिए। वस्तु का चाल, अगर आपके ऑब्जेक्ट का चाल आपका v है तो प्रतिबिंब आपको कितना चाल से प्रतीत होगा, आपके भी 2v स्पीड से, मतलब डबल स्पीड से, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण में पार्श्व प्रतीत होता है कुछ किसी भी अक्षर का लिखा हुआ, जैसे एम्बुलेंस आपको जनरली लिखा रहता है तो एम्बुलेंस इस तरह से नहीं लिखा रहता है, एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस आपका उल्टा करके लिखा रहता है, AMB इस तरह से, ठीक है। तो पार्श्व इस तरह का दिखता है, इस तरह से आपके A, ठीक है, N इस तरह से, मतलब ये पार्श्व लैटरल आपके होते हैं, मतलब पार्श्व प्रतीत होते हैं। जो प्रतिबिंब होता है वो आपके पार्श्व प्रतीत होगा, ठीक है, तो पार्श्व इन्वर्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये लैटरल इन्वर्स पार्श्व प्रतीत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो एम्बुलेंस जब लिखेंगे तो इस तरह से आपका उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो इसका अगर इस तरह से आप दिखाएंगे तो इस तरह से आपका सीधा दिखता है। तो रियर व्यू मिरर में जनरली आपको जो एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वो आपको देखने के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह से आपका एम्बुलेंस लिखा होता है, ये सीधा आप पढ़ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि दर्पण को जनरली पूछा जाता है कि थीटा कोण से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब कितने एंगल से घूमता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर ये दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं, ये समतल दर्पण को, तो थीटा कोण से घुमाने पर, ठीक है, तो उसके दुगना एंगल से इमेज क्या होता है, घूमता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे जनरली। अब इसके बाद आपको पूछता है प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, इमेज की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, कि समतल दर्पण में पूछता है कि इमेज की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो इमेज की संख्या निकालने के लिए अगर जो है दो प्लेन मिरर है, उसके बीच में आपका कोई वस्तु रखा गया है तो पूछेगा कि कितना आपके वहां पे कितने आपके इमेज बनेंगे। तो वहां पे ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है 360/थीटा, ठीक है, और दूसरा होता है 360/थीटा -1। तो ये वाला कहाँ फॉलो करेंगे और ये वाला कहाँ फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ये विषम आता है तो 360/थीटा फॉलो करेंगे, लेकिन अगर सम आ जाता है 360/थीटा अगर निकालते हैं 360°/थीटा निकालेंगे तो वो जो निकलेगा वैल्यू अगर सम आता है, इवन आता है, तो उसमें से -1 करेंगे, वो उसके लिए फॉलो होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपका प्रतिबिंब की संख्या निकालना होगा, मान लीजिए 90 डिग्री रहेगा तो प्रतिबिंब संख्या कितना हो जाएगा, 360/90 बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन ये सम है इसलिए इसमें से 1 घटाएंगे, इसलिए प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। लेकिन अगर ये और रहता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 360/40 रहता, अगर थीटा का वैल्यू 40 रहता तो ये कितना हो जाता, 9, तो ये आपका ऑड है, ठीक है। तो इसमें ऑड है इसलिए इसमें 1 नहीं घटाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो 360/थीटा और एक होता है 360/थीटा -1। तो ये किसके लिए होता है, जब विषम रहेगा तो यही रह जाए, लेकिन इसका वैल्यू अगर सम आता है तो इसमें से 1 घटा देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे जो पेरिस्कोप पनडुब्बी में जो यूज किए जाते हैं, ठीक है,
आपको, तो उसको देखने के लिए उसमें जो आपको समतल कोण रखे जाते हैं वो कितने डिग्री पे पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 45 डिग्री पे रखा जाता है। ठीक है, समतल कोण को कितने डिग्री पे रखा जाता है, 45 डिग्री पे रखा जाता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप में आपको जो 45 डिग्री पर आपके समतल जो आपके दर्पण रखे जाते हैं वो कैसे यूज होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। देखें थोड़ा सा रफ फिगर, तो उसमें आपके क्या होते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये समुंदर है। ठीक है, तो समुंदर में जो पनडुब्बी जो होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये सीप है, कोई सीप है, यहाँ पर सीप है, ये सीप है। तो जनरली जो होते हैं सीप जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके जैसे समतल कोण जो बने होते हैं, समतल कोण इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होते हैं पेरिस्कोप में, ये पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी है। ठीक है, तो इस पनडुब्बी में क्या होता है कि जैसे ये सीप को देखना होता है, तो ये 45 डिग्री पे समतल कोण यहाँ पे लगा रहता है और एक 45 डिग्री पे समतल कोण यहाँ पे रखा रहता है। यहाँ से जैसे ही आपके ये लाइट गया वापस यहाँ से टकरा कर यहाँ आया और यहाँ से कोई व्यक्ति आपको इसको देख लेता है। ठीक है, तो ये पनडुब्बी में इस तरह से होता है। यहाँ पे भी समतल कोण 45 डिग्री पे रखा जाता है और ये भी समतल कोण 45 डिग्री पे रखा जाता है। तो पेरिस्कोप में पूछता है कितने एंगल पर रखा जाता है समतल कोण, 45 डिग्री। अब है एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे समतल दर्पण से, कि समतल दर्पण के तल से 40 डिग्री कोण आपका बनता है। अगर ऐसे पूछता है कि जैसे ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के तल से, मतलब इस तल से कह रहा है कि 40 डिग्री का कोण बन रहा है, 40 डिग्री का कोण हो रहा है। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तित आपतन कोण, जब नॉर्मल खींचेंगे तो ये आपतन कोण है, आई है, और ये परावर्तन कोण है, ये आई है, ये आर है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। लेकिन बोला जा रहा है क्या, समतल दर्पण के तल से, मतलब ये तल है, ये सरफेस है, इस सरफेस से 40 डिग्री का कोण बन रहा है, किसमें, यहाँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये 40 डिग्री का कोण दिया है। अब बोलेगा आपतन कोण अपवर्तन कोण का योग बताइए, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टोटल 90 होता है, तो 40 में से आपने 90 में से 40 जाएगा तो 50, इधर भी देखा जाए तो ये भी आपका 50, क्योंकि R = R होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 + 50 आपके 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जैसे घुमाने के लिए। ऐसे आपको I = R, जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि अगर I है आपका 50 तो R कितना होगा, तो 50। ये तो आपका इजी है, ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, आपको सीधे पूछेगा कि यहाँ पे नॉर्मल से ना दे करके सीधे पूछेगा तल से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल से पूछ रहा है कि तल से। अगर नॉर्मल से पूछा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, लेकिन अगर तल से दिया है, मतलब इस तल से, इस सर्फेस से दिया है, तो ध्यान रखेंगे कि वहां 90 माइनस इस थीटा को घटाएंगे, तब जाकर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, और तब फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब निकलेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।